कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम T20 2020 सीरीज में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था होती है वो 3 स्तर पर संचालित होते हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन जिसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ के ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये केंद्र सरकार की बात कर रहा है, यानी भारत लगा हुआ है। तो भारत क्या, पूरे देश की बात कर रहा है। तो देश में पूरे देश का शासन चलाती है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका होती है, जान लीजिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ बात कर रहा है कि कार्यपालिका जो सरकार के अंग होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहाँ की कार्यपालिका? केंद्र सरकारी कार्यपालिका। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि केंद्र सरकारी कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो और राष्ट्रपति, केंद्र सरकारी कार्यपालिका के राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, औपचारिक होते हैं और संवैधानिक होते हैं। और अगर सिर्फ अध्यक्ष भी पूछे तो भी राष्ट्रपति आंसर होगा। ये औपचारिक पूछ दे वो भी, उसमें भी राष्ट्रपति आंसर होगा। संवैधानिक पूछ दे उसमें भी राष्ट्रपति होगा। और नाम मात्र के पूछ दे उसमें भी राष्ट्रपति होगा। अगर पूछ दे कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं केंद्र सरकारी कार्यपालिका के, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष पूछ रहा है तो वहाँ भी राष्ट्रपति ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको गवर्नर। ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर कैसे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री खुद अपने खिलाफ कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कहने पर नहीं। गवर्नर, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर। जब भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है, संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, संविधान के अनुसार वहाँ का शासन नहीं चल रहा है, तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, अगर वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर देंगे, यानी राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर देंगे और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगा कि वाकई में स्थिति खराब है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा उस राज्य में। यानी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर के कहने पर, राज्यपाल की सूचना पर, राज्यपाल के ये सलाह पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में कहते हैं विधानसभा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश से थे, बिहार से थे, तमिलनाडु से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से थे। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वो बिहार से रहने वाले थे। बिहार में कहाँ से? तो बिहार के सारण जिले से संबंधित थे। हालांकि जब उनका जन्म हुआ था उस समय वो सारण जिला में पड़ता था उनका जन्मस्थल। आजकल सारण जिला से विभाजित होकर के एक नया जिला बना है सिवान, तो उनका जो घर है वो आजकल सिवान जिले में पड़ रहा है। उनका जन्मस्थल आजकल सिवान जिले के जीरादेई में पड़ रहा है। अतः ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन असंगत है? असंगत मतलब ओड वन आउट, है ना। तो कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, ये इस तरह से रीजनिंग की तरफ क्वेश्चन है कि ये पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में कौन असंगत है, यानी इन तीन एक तरह का है और चौथा अलग होता है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, आपको राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी डी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि संविधान के अनुसार राज्य के 2, 3, 4, 5। तो संविधान के अनुसार राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्या है? निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है,
संगठित सरकार है, संप्रभुत्ता है। ये चार चीज़ जिनके पास होता है संविधान की भाषा में, राज्य व्यवस्था की भाषा में, उसे हम राज्य कहते हैं। आमतौर पर आम बोलचाल में हम लोग राज्य, बिहार जैसे राज्य, बिहार यूपी को राज्य कहते हैं, लेकिन संविधान की भाषा में राज्य होने के लिए चार चीज़ें, चार तत्वों का होना आवश्यक है। और वो चार चीज़ें हैं निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संगठित सरकार और चौथी चीज़ है संप्रभुत्ता। अगर इस मानक पर हम खड़ा करेंगे तो भारत एक राज्य है और बिहार, यूपी जैसे ये राज्य नहीं है इस पैमाने पर। इसलिए हालांकि वो आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था, जो संविधान बना हुआ है, उसमें हम लोग भारत में 28 राज्य हैं ये कहते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अगर बोले तो बिहार एक राज्य नहीं है बल्कि एक प्रांत है और भारत एक राज्य है। क्योंकि किसी भी राज्य होने के लिए चार चीज़ें चाहिए और बिहार के पास तीन चीज़ें तो है लेकिन संप्रभुत्ता नहीं है। संप्रभुत्ता तो केंद्र सरकार में निहित है, केंद्र सरकार के पास है। संप्रभुत्ता का मतलब होता है अपना निर्णय खुद लेने का अधिकार है और वह किसी भी देश, किसी भी ऊपरी शक्ति से वो गाइड नहीं होता हो, किसी के नियंत्रण में नहीं है, अपना निर्णय लेने का स्वतंत्र होता है। यहाँ पे बिहार सरकार बहुत सारे निर्णय खुद नहीं ले सकती है, विदेशी शक्ति से बात नहीं कर सकती है, जबकि केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है। नहीं, संप्रभुत्ता नहीं है केंद्र सरकार में। अतः यहाँ पे आंसर हो जाएगा चार, यानी राज्य होने के लिए चार चीज़ें चाहिए, भूभाग चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए, संप्रभुत्ता चाहिए। ठीक है, तो भारत के पास, केंद्र सरकार के पास चार भी है, चारों है, और बिहार जैसे राज्यों के पास इस पैमाने पर तीन ही है। यहाँ भूभाग है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है, बिहार सरकार आप जानते होंगे, लेकिन संप्रभुत्ता बिहार सरकार में निहित नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो हम लोग इस तरह से देख लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध क्या है। ये छठा क्वेश्चन देख लिया आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा जीवन के अधिकार से। मौलिक अधिकार जो आप पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार है और प्राण का अधिकार मतलब जीवन का अधिकार है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। तो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में शामिल हैं यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है, कौन कौन संस्था शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद क्या होता है, तो मैंने बार बार बताया है, केंद्र सरकार कहीं की भी हो, उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका उसको कहते हैं, और न्यायपालिका। केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है उसे हम लोग कहते हैं संसद, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसद में क्या क्या शामिल है, तो संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अतः इसका आंसर हो जाएगा सी। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय समान हैं। किस दृष्टिकोण से भारत के सभी लोगों को एक समान माना गया है, ये प्रस्तावना कहता है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, आय और रोजगार, प्रतिष्ठा और अवसर, आय और अवसर, प्रतिष्ठा और रोजगार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें आएगा ये 2 लाइन कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत के सभी लोग प्रतिष्ठा के मामले में और अवसर के मामले में एक समान है। बाद बाकी तो उनके मेहनत पर निर्भर करता है कि कौन कितना आय प्राप्त करता है, कितना अच्छा पोस्ट पे है या कितना अच्छा मेहनत कर रहा है, कितना अच्छा उसका बिजनेस है, इस हिसाब से आय प्राप्त कर सकता है। वो अपना उसका वो विकास करने का उसका मेहनत है, और रोज़गार, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय संविधान गारंटी देती है कि सभी लोग की प्रतिष्ठा एक बराबर है, चाहे वो किसी भी क्षमता का व्यक्ति क्यों न हो, और अवसर सबको मिलेगा अपने अवसर के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार। भले ही वो अपना अपना लोग प्राप्त कर लेते हैं अपनी उपलब्धि को, लेकिन अवसर सबको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया संसद संबंधी। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव
प्रत्यक्ष रूप से 18 या 18 वर्ष के ऊपर के यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में राज्यसभा जो सदन है उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं? जिस प्रतिनिधि का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता नहीं करती है, 18 वर्ष के ऊपर के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं होता है, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यानी जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है। जैसे में कि दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से संबंधित है राज्यसभा से ही। तो पहला तो समझ लीजिए कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो दो तरह से जाते हैं। एक होते हैं चुनाव होता है उनका, तो चुनाव जो होता है उनको चुनने का काम करते हैं कौन? वो भी प्रश्न नीचे है 11 नंबर में। और 10 नंबर में है कि राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। तो राज्यसभा के सदस्य दो तरह से जाते हैं, कुछ चुनाते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। यानी 250 सदस्य भारत में हैं तो 238 को चुनकर जाना है, यानी चुनाव उनका होता है। जबकि 12 सदस्य का मनोनयन होता है। तो 12 सदस्य जो नामांकित होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नामांकित, जिनके लिए चुनाव नहीं होता है, वो उसको नामांकित कौन करते हैं? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी मनोनीत करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। और दूसरा क्वेश्चन फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? यानी कि यहाँ पे मनोनीत की बात है, नामांकित करता है। तो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है और चुनाव भी होता है। तो मनोनीत करने का काम करते हैं राष्ट्रपति, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति, और बाद बाकी का चुनाव होता है। तो चुनाव में कौन करता है? ये पूछ रहा है कि अब चुनाव करता है तो कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य जिसे विधायक कहते हैं वो करते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। आपने अभी जाना कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य का, ठीक है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें 18 या 18 वर्ष के देश की समस्त जनता भाग लेती है। जबकि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि यानी विधायक, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक भाग लेते हैं किसके चुनाव में? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन, न्याय, आज़ादी, समानता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जीवन के अधिकार। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, जीने का अधिकार। तो जीने के अधिकार में ही सरकार को ये गारंटी देनी है कि प्रदूषण नहीं हो, वायु प्रदूषण नहीं हो। चूँकि इसका क्या मतलब होता है, अगर वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों को बीमारियाँ होंगी, तरह तरह के फेफड़े में बीमारी हो जाएंगी। तो बीमारी होगा तो फिर क्या हो जाएगा? उनका प्राण खतरे में पड़ जाएगा, प्राण जा भी सकता है बीमारियों से, प्रदूषण से। तो चूंकि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार है, तो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार तभी संभव होगा जब व्यक्ति को प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा। तो प्रदूषण रहित वातावरण जो है अधिकार है किसके अंतर्गत? जीने के अधिकार के अंतर्गत है। समझ गए? भारत में 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। के मुंशी, एसपी मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में कानून मंत्री बने थे, भीमराव अम्बेडकर जी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा जी, आई.के. गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रशेखर जी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। इसका आंसर आप जानते हैं। देखिए, संसद के सदस्य तो संसद की बैठक में भाग लेते ही हैं, ठीक ना। लेकिन इस चारों जो व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, पोस्ट के बारे में, वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन इनमें से 4 में से कोई एक ऐसा पोस्ट है जो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी
संसद की बैठक में भाग लेते हैं, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होते हैं, और इन्हें संसद के दोनों सदनों में भाग लेने, बैठने, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ पर मतदान होता हो तो ये मतदान में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन बाद बाकी सभी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी बैठक में भाग ले सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, किसी समिति में शामिल हो सकते हैं सदस्य के रूप में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी ये संबोधित कर सकते हैं, उस बैठक में भाग ले सकते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन है साबरमती में, वर्धा में, नागौर राजस्थान में, सीकर राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान में। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी, और उन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था पहली बार। यहाँ पे महान्यायवादी का जो पोस्ट है वो आर्टिकल 76 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पोस्ट है। महान्यायवादी संसद किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब भारत में संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542, 543, 545, 554। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 543। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब 2 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, तो अगर नहीं जानेंगे तो वो लोग बोल देंगे पहली वाली व्यवस्था जो 2 सदस्य मनोनीत किया जाता था वो व्यवस्था अब खत्म हो गया है। ठीक है ना, यानी कि संसद के लोकसभा में जो पहले 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी लोकसभा में अब एक भी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में 543 सदस्यों का चुनाव होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, जो होने वाला 2024 में आप देखेंगे ही। मनोनयन की व्यवस्था जो 2 सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाता था वो व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। अब अगला और 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है समझिए। यहाँ पे आप पंचायती राज व्यवस्था हमने अभी देखा, तब पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब वार्ड कहलाते हैं हमारे बिहार में। ग्राम पंचायत के सदस्य क्या कहलाते हैं? वार्ड मेंबर। तो वार्ड मेंबर के बारे में कहा जा रहा है कि वार्ड मेंबर यानी ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, मतलब समझिए कि वार्ड सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करता है। यानी कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य होगा, यानी वार्ड मेंबर होंगे, वो किनको समर्पित करते हैं? मुखिया को। तो समर्पित कर दिया हस्तलिखित, यानी आवेदन पत्र लिखित रूप में त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ऑप्शन है 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों बाद। यानी अगर मुखिया को कोई वार्ड सदस्य त्यागपत्र दे दिया है तो 7 दिनों तक वो अभी एक्सेप्ट नहीं होगा उसका त्यागपत्र। यानी 7 दिनों तक वार्ड मेंबर को मौका है कि फिर से वो अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 दिनों के बाद उसका इस्तीफा, त्यागपत्र जो है वो प्रभावी हो जाएगा। 7 दिन तक उसके पास मौका है कि वो चाहे तो अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। और 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप सभी लोग चुनाव व्यवस्था देखते हैं कि कभी कभी कोई कहता है ना कि फलाना उम्मीदवार का तो जमानत ही जब्त हो गया, क्या बात करेगा वो।
तो कहने यही मतलब होता है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव अगर हो, कोई उम्मीदवार उसमें खड़ा हो और जितना वोट वैध मत पड़े, जनता ने जितना वोट दिया कुल वोट, और कुल वोट का अगर 1/6 से कम आया है उस व्यक्ति को, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या होती है? उम्मीदवार बनने के समय जो नामांकन दाखिल होता है उसमें कुछ राशि दी जाती है इन लोगों के द्वारा। अगर इनमें से 1/6 से अधिक अगर वैध मत मिल जाता है तो वो जमानत राशि उनकी वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर कुल वैध मतों का 1/6 से कम वोट उनको आएगा तो उनकी जमानत राशि सरकार जब्त कर लेती है। इसे कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। आप लोग सुनते होंगे कि फलाना उम्मीदवार को तो जमानत जब्त हो गया, तो इसी ही कहते हैं। अगर कुल वैध मत यानी कुल जितना ओरिजिनल वोट पड़ा है, वैध मत हुआ है, वैलिड वोट है, उसका 1/6 से अगर कम वोट प्राप्त करता है कोई भी उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, वही कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने आज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 20 प्रश्न को देखा है। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इसे शेयर करें अपने परिचितों के पास ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।